हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए आज एक नया सेशन, एक नया लेक्चर, एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। आज बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट में स्टोइकियोमेट्री के बारे में। थोड़ा सा और मोल कॉन्सेप्ट के सवाल लगाएंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर पहला नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देख करके आइएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसका लिंक। आइए बात करते हैं आगे की कहानी के बारे में। तो शुरुआत करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। और मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जब हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले एक दो टर्म्स जो आपको देखने को मिल सकते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मोल में कन्वर्जन कैसे करते हैं, मास का मोल में, वॉल्यूम का मोल में, नंबर को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारे सवाल हम लोगों ने देखे थे। इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता करेंगे, प्रोटॉन कैसे पता करेंगे, न्यूट्रॉन्स कैसे पता करेंगे, ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में की है। आज जो चर्चा करने वाले हैं दो टर्म्स के ऊपर में। एक टर्म आपको देखने को मिलेगा ग्राम एटम लिखा हुआ, फिर कहीं पर लिखा हुआ मिल सकता है ग्राम मॉलिक्यूल, फिर कहीं पर लिखा हुआ मिल सकता है ग्राम आयंस। अगर आपको ये टर्म्स नजर आता है डियर, अगर आपको ये टर्म्स नजर आता है, इसको देख करके आपको क्या समझना है, या ये टर्म्स आपको क्या इंफॉर्मेशन देने का कोशिश कर रहा है, ये समझने का प्रयास करेंगे। बेसिकली ये आपको ग्राम एटम कहने का मतलब क्या है। They are talking about 1 mole of atom। एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। ग्राम एटम का मतलब 1 मोल ऑफ एटम, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, और ग्राम आयन का मतलब क्या होगा, 1 मोल ऑफ आयंस, 1 मोल ऑफ आयंस। क्लियर है क्या? ग्राम एटम का मतलब क्या समझेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या समझेंगे, और ग्राम आयंस का मतलब क्या समझेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो इस पे भी सवाल देखने को मिलेगा। बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। आपको ऐसा नहीं बोलेगा सवाल में कि फाइंड आउट द मोल्स ऑफ द मॉलिक्यूल, या फाइंड आउट द मोल्स ऑफ आयंस, फाइंड आउट द मोल्स ऑफ एटम। ऐसा नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा, आइए देखते हैं। एक सवाल देखते हैं। यहाँ पर एक सवाल दे रहा हूं आपको। Find out the number of gram atom of hydrogen present in 92 gram of C2H5OH। क्लियर? अब आपको ये सवाल दे दिया गया। अब आधे जन घायल हो जाएंगे यहाँ पर भैया, बोलेंगे ये ग्राम एटम क्या है, या बहुत जगहों पर इसको ग्राम एटम ऐसा नहीं लिखा हुआ रहेगा, ऐसा लिख देगा। ये जी एटम क्या है, तो ये जी एटम ग्राम एटम है। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, इट्स टॉकिंग अबाउट 1 मोल। ठीक, मींस दे वांट टू नो हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम लिख देता हूं, प्रेजेंट इन 92 ग्राम ऑफ C2H5OH। तो अब हमको यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, तो हम जब भी किसी मॉलिक्यूल के एटम के संख्या के बारे में पता करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले मॉलिक्यूल का संख्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल के मोल को निकालेंगे। पहले फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार्टून में 10 छोटे छोटे पैकेट्स हैं। अगर आपके पास 50 कार्टून्स हैं और आपको पता है हर एक में 10 है, तो आप पहले पैकेट्स को गिनेंगे कि पहले कार्टून को? तो आप पहले कार्टून को गिनेंगे। जितने कार्टन्स आपके पास है, मान लीजिए 50 कार्टन्स है, तो उसमें हर एक में 10 है, तो आपने कार्टन्स को गिन लिया, उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ पैकेट्स के बारे में पता चल जाएगा। तो इसका मतलब जब भी आपको एटम के बारे में पूछेगा और मॉलिक्यूल का अमाउंट दिया हुआ हो, तो पहले आप मॉलिक्यूल्स के संख्याओं को निकालेंगे, फिर आप एटम्स के संख्याओं को बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। यू कैन इजिली फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स बाय फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मैं यहां पर अगर आपसे बात करूं, मोल्स ऑफ C2H5OH क्या होगा, मोल्स ऑफ C2H5OH क्या होगा, वेट ऑफ C2H5OH किस में होना चाहिए, ग्राम में। ये बात ध्यान रखिएगा, यूनिट्स का बहुत प्रॉपर ध्यान रख करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H5OH, वो भी किस में, ग्राम में। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट निकालूं इन ग्राम्स, तो एक कार्बन का कितना होता है, 12, तो 12 into 2 प्लस 5 + 1 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है इंटू 1 प्लस 16 into 1, इट विल बी 46। मैं ग्राम में लिख दूंगा, तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आ गया आपका। अब मोल्स क्या निकल करके आएंगे, तो 92 ग्राम
अपॉन 46 ग्राम कितना आ गया 2 मोल्स। क्लियर है क्या? अब एक मोल C2H5OH में, इस तरह के सवाल हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी किए। क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑफ C2H5OH में 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो 2 मोल ऑफ C2H5OH में कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे? 2 into 6 दैट इज 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। आ गया क्या बात समझ में? अब मैं इसको 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम बोलूं, लेकिन मुझे क्वेश्चन में ग्राम एटम पूछ रहा है, तो मैं आंसर क्या दूंगा? देयर आर 12 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम present in 92 gram of C2H5OH, present in 92 gram of C2H5OH। गॉट इट? क्लियर है क्या? ये स्टेटमेंट समझ में आया क्या? ये ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ऑप्शंस में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाना है, आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल हम लोग आज और थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि यहां पर एक सवाल दिया हुआ है, बोला इन 5.6 लीटर ऑफ CH4, CH4 क्या? मीथेन है, ये एक गैस है, और एट 1 atm एंड 273 केल्विन, 273.15 भी लिखा हुआ हो सकता है, 273 भी लिखा हुआ हो सकता है। तो पूछ क्या रहा है आपसे? फाइंड द मोल्स ऑफ C2H5, फाइंड द मोल्स ऑफ CH4। अब इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे? आपको पता है कि जब भी आपको गैस दिया हुआ हो, गैस होना चाहिए भैया, ये बात ध्यान रखना है, गैस होना चाहिए, और 1 atm 273 केल्विन पे 1 मोल ऑफ गैस, और यहां गैस कौन सा है आपका? मीथेन, विच इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स। अब मैं 22.4 लीटर्स क्यों लिखा हूं? क्योंकि यहां पर बात एसटीपी का नहीं कर रहा है, यहां लिख दिया 1 atm 273 केल्विन। अगर एसटीपी बोलता मैं 22.7 लीटर्स लेता। तो 1 लीटर में कितना मोल्स? 1/22.4 मोल्स ऑफ मीथेन। तो 5.6 लीटर्स में कितना होगा? तो 5.6 अपॉन 22.4, ये आपको क्या दे देगा? मोल्स ऑफ मीथेन। आप इसको कैंसल आउट कर दो, आंसर क्या आ जाएगा? 1/4। मतलब इन 5.6 लीटर 1/4 मोल ऑफ मीथेन इज प्रेजेंट, 1/4 मोल्स ऑफ मीथेन इज प्रेजेंट। क्लियर? तो इसका मोल कितना आ गया? 1/4 मोल्स। अब हमको पता है इसके 1 मोल में कितना मोल कार्बन एटम होगा, तो 1 मोल मीथेन में 1 मोल कार्बन एटम होगा, तो 1/4 मोल में कितना होगा? 1/4 मोल्स ऑफ कार्बन एटम होगा। ये क्या है? मीथेन का मोल्स। पूछा फाइंड द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब 1 मोल में कितने मोल हाइड्रोजन एटम होंगे? तो 1 मोल में 4 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे। मैंने इसका रिलेशन आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया कि एक मॉलिक्यूल में अगर 4 एटम है तो 1 मोल मॉलिक्यूल में 4 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे। तो यहां पर 1 मोल मीथेन में 4 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो 1/4 मोल मीथेन में कितना होगा? तो मेरे से कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट। गॉट इट? गॉट इट? इस तरीके के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे? आगे बढ़ते कुछ और सवाल देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये सवाल है। फाइंड आउट दी बोलता क्या है? फाइंड आउट द नंबर ऑफ H2O molecules present in 1 liter of H2O liquid. Density of H2O liquid is given. अब मैं आपको प्रिकॉशन के लिए एक बात बता दूं कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml एट 4 डिग्री सेल्सियस। आप ये याद ही रखिए, अगर टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो आप इसका स्टैंडर्ड 4 डिग्री सेल्सियस वाला 1 ग्राम पर ml ही याद रखेंगे और क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। बहुत बार वाटर का डेंसिटी आपको सवाल में दे दिया जाएगा और बहुत बार जब नहीं दिया जाएगा तो हम लोग इसी का यूज करेंगे। क्लियर है क्या बेटा? बोलता फाइंड आउट द नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ H2O लिक्विड। अब यहां दिक्कत क्या होती है, बच्चे यहां गलतियां क्या करते हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे उनको यहां वॉल्यूम नजर आता है वो डायरेक्ट रिलेट कर देते हैं कि 1 मोल बराबर 22.7 लीटर्स। बेटा ये बात ध्यान रखो कि ये जो रिलेशन है ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर गैस। जब भी कोई सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, यहां मैंने लिक्विड का एग्जांपल लिया, हो सकता है आपको क्वेश्चन में सॉलिड दे दे, उस पर्टिकुलर केस में आप इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते फॉर सॉलिड और लिक्विड। तो क्या करेंगे हम? कौन सा रिलेशन यूज कर सकते हैं?
तो हमारे पास एक रिलेशन मास वाला है और एक रिलेशन नंबर वाला है। हम कौन सा यूज करेंगे? हमको वॉल्यूम दिया है और डेंसिटी पता है, तो मैं वहां से क्या फाइंड आउट कर सकता हूं? मास फाइंड आउट कर सकता हूं, फिर उस मास का यूज करके मोल्स को फाइंड आउट कर सकता हूं। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो नंबर्स का क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि हमको वॉल्यूम यहां दिया हुआ है। अब बोलेंगे सर अगर मान लीजिए कुछ ऐसा उटपटांग सा कोई मॉलिक्यूल दे दिया जिसका डेंसिटी मुझे नहीं पता है, तो मैं सवाल को कैसे सॉल्व करूंगा? तो मैं आपको बता दूं, जब भी ऐसा कोई उटपटांग सा सॉलिड या लिक्विड आपको देगा तो उस पर्टिकुलर केस में सामने वाला क्वेश्चन में डेंसिटी को मेंशन करेगा। नो नीड टू फियर व्हेन आई एम हियर, है कि नहीं? जब मैं हूं तो आपको टेंशन की क्या बात है? अब यहां पर देखो, डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड बराबर क्या लिखेंगे? वेट ऑफ H2O लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? और डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड क्या है? 1 ग्राम पर ml। वेट ऑफ H2O लिक्विड हम लोगों को फाइंड आउट करना है अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड 1 लीटर। अब ये आप देखो यहां पर फिर अगेन यूनिट कन्वर्जन आ गया। बहुत जन यूनिट कन्वर्जन को उतना ध्यान से नहीं पढ़ते। मैं बार बार बोलता हूं, पहला लेक्चर में यूनिट कन्वर्जन आपके दिमाग में होनी चाहिए अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो। अब यहां पर आपका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर में है और डेंसिटी आपका किस में? ग्राम पर ml में। तो आप इस 1 लीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ml में। एंड वी नो दैट 1 लीटर बराबर 1000 ml। तो यहां से वेट ऑफ H2O लिक्विड क्या निकल कर क्या जाएगा? यहां से वेट ऑफ H2O लिक्विड क्या निकल कर क्या जाए? 1000 इंटू 1 ग्राम पर ml। आंसर विल बी 1000 ग्राम। अब हमको वेट पता चल गया। हो सकता था ये केजी किसी और यूनिट में हो, आप उसको क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपको कन्वर्जन आता है तो। मैंने प्रीवियस लेक्चर में सारे कन्वर्जन्स के पॉइंट आपको बताएं, वो आपको याद होना चाहिए बेटा। कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए, तभी आप आगे के सवाल या आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। अब आपको वेट ऑफ H2O लिक्विड पता है, क्या आप मोल्स ऑफ H2O लिक्विड फाइंड आउट कर सकते हैं? कैसे? वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स। तो अगर मैं वेट ऑफ H2O लिक्विड बोलेंगे, जो हमको दिया गया वो कितना दिया गया है? वो दिया गया 1000 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर क्या होता है? 18। इसका अगेन 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना? 16। तो ये कितना हो जाएगा? 18। आई होप आपने डीपीपी सॉल्व किया होगा। डीपीपी सॉल्व करने के कारण आपको ये मॉलिक्यूलर वेट वगैरह निकालने में उतनी दिक्कत नहीं आ रही होगी। मैं रेगुलर बेसिस पे आपको डीपीपी भी प्रोवाइड करा रहा हूं हर एक लेक्चर के बाद, ताकि आप जो आज क्लास अटेंड करें उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करें नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले। क्लियर है क्या बच्चा? अब यहां से आपका आ गया 1000 अपॉन 18 मोल्स। तो अब हमको पूछा यहां से नंबर, तो या तो आप मोल्स में ही आंसर छोड़ दीजिए, लेकिन नंबर बोला है तो वी विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म, दैट इज 1000 अपॉन 18 इंटू Na बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O विल बी प्रेजेंट। आई होप आप इतना मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कर ही लोगे। ठीक है, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके के सवाल को कैसे बनाना आया क्या समझ में, कि सॉलिड लिक्विड्स का अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो आप इस रिलेशन को यूज मत कर दीजिएगा। एग्जाम में ये गलतियां जनरली स्टूडेंट्स को मैं करता हुआ देखा हूं। ठीक है, तो इस गलती को आप नहीं दोहराएंगे। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। बोलता क्या है? इथेनॉल दैट इज C2H5OH इज द सब्सटेंस कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल। भैया ये आपका फेवरेट चीज तो नहीं है कहीं? अल्कोहल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर अल्कोहल के बारे में बात हो रही है। तो बोलता क्या? द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अल्कोहल इज 0.8 ग्राम पर ml। अब मैं डेटा को यहाँ पर लिखूंगा। डेंसिटी ऑफ C2H5OH कितना दिया हो बेटा? 0.8 ग्राम पर ml दे दिया गया। कब? एट 293 केल्विन। ठीक है। If 1.2 moles of ethanols are needed for a particular experiment, किसी एक एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मुझे जो मोल्स ऑफ इथेनॉल की आवश्यकता है, मोल्स ऑफ इथेनॉल की आवश्यकता वो कितनी है? 1.2 मोल। तो बोलता व्हाट वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल शुड बी मेजर्ड आउट, इसमें से मैं कितना वॉल्यूम इस डेंसिटी का इथेनॉल लूं ताकि मेरा एक्सपेरिमेंट हो जाए। तो भैया एकदम क्लियर है, आपको यहां पर मोल दे दिया है, क्या मैं मोल से वेट निकालूंगा? वेट पता होगा तो डेंसिटी बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर? वेट, तो मैं यहां से वेट कैसे निकालूंगा? तो 1 मोल बराबर 1 मोल ऑफ C2H5OH बराबर मैं लिख सकता हूं क्या? 46 ग्राम। अभी हम लोगों ने इससे रिलेटेड सवाल भी किया तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। 46 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, निकाल लीजिएगा। अब 1.2 मोल ऑफ C2H5OH क्या होगा बेटा? 46 इंटू 1.2। तो आंसर कितना आ जाएगा? इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा या इसको अभी एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए।
ठीक है, ताकि कैलकुलेशन करने में अभी आपको आसानी हो। मैं कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में करता हूँ। होता क्या है, पहले आप यहाँ पर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप वहाँ पर एक बार डिवाइड करेंगे, मतलब थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें कटने वाली हो सकती है। तो यहाँ से आपको वेट ऑफ इथेनॉल पता चल गया कितना रिक्वायर्ड है। अब आपको क्या निकालना, वॉल्यूम। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या हो गया 0.8 ग्राम पर ml। वेट आपका क्या हो गया 46 इंटू 1.2 ग्राम अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका किस में निकलेगा, ml में, तो वॉल्यूम को उधर ले जाओ, 46 इंटू 1.2 ग्राम अपॉन 0.8 ग्राम पर ml। तो ये ग्राम ग्राम कट गया, ये पॉइंट हटा दीजिए, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, इसको काट दीजिए, ये हो गया 23। 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा 69। आंसर किस में आएगा, ml में। आया क्या बात समझ में, कैसे इस तरीके के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आंसर कौन सा होगा, A, B, C या D। तो ऑप्शन C इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम मास। मैक्सिमम मास आपको पता करना है। तो 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, तो ग्राम एटम का मतलब मैंने बताया आपको 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, इसका मास कितना हो जाएगा बताइए 12 ग्राम। फिर बोला है हाफ मोल ऑफ मीथेन, तो आपको पता है 1 मोल CH4 का वेट कितना होता है 16 ग्राम। तो हाफ मोल मीथेन का वेट कितना होगा 1/2 इंटू 16 ग्राम, काट दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 8 ग्राम। 10 ml ऑफ वाटर, अब यहाँ डेंसिटी नहीं दिया है, लेकिन आपको तो डेंसिटी पता है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। तो वेट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ H2O इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो गया 1 ग्राम पर ml। वाटर बोला है, इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट H2O लिक्विड। एक और गलती करते हैं भैया, हर H2O को आप वाटर समझ लेते हैं, नहीं। H2O अगर गैसियस स्टेट में है तो मैं उसे वाटर वेपर बोलूंगा। H2O अगर सॉलिड स्टेट में है मैं उसे आइस बोलूंगा। H2O अगर लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में वाटर वेपर, लिक्विड स्टेट में है तो वाटर, और अगर सॉलिड स्टेट में है तो आइस कहलाता है। अब यहां पर अगर मैं पूछूं वॉल्यूम कितना है, तो आप बोलोगे सर 10 ml, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 10 ग्राम। अब यहां पर 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर आपको नंबर दिया गया है तो मैंने क्या बोला है, उसको एवोगाड्रो नंबर से क्या करना है, एवोगाड्रो नंबर से क्या करना है, डिवाइड देना है। दे दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, ये और ये भी कट गया, आंसर क्या आ जाएगा हाफ मोल। लेकिन हमको तो वेट तक पहुंचना है, तो मुझे पता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होगा 16 ग्राम। तो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होगा, हाफ इंटू 16 ग्राम, आंसर क्या आ जाएगा 8 ग्राम। अब आपसे सवाल में क्या पूछा है, आपसे सवाल में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम मास, सबसे ज्यादा मास किसका है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैविंग इक्वल मासेस, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन में आ जाता, तब आप किसको टिक करते, बी और डी को, बी और डी को करेक्ट करते। या पूछ लेता विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मिनिमम मासेस, तो मिनिमम मासेस, अब इसका भी 8 आ रहा है, इसका भी 8 आ रहा है, तो हम दोनों को टिक करेंगे। अगर क्वेश्चन कैसा बनता है, क्वेश्चन बनता है मिनिमम मासेस का, और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन में ऐसे सवाल आ सकते हैं। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आज बात करने जा रहे हैं स्टोइकियोमेट्री, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। बेसिकली स्टोइकियोमेट्री में हम करते क्या है, बेसिकली सवाल ये आता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री में हम लोग अमाउंट के बारे में स्टडी करते हैं, किसी भी केमिकल स्पीसीज का जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके बेसिस पर हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं कि वो केमिकल स्पीसीज का उस रिएक्शन में कितना रिक्वायरमेंट है, या फिर अगर वो प्रोडक्ट कुछ बन रहा है उस केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो हम लोग ये पता करने का कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास ए का अमाउंट इतना है तो बी मेरा कितना बनेगा। इज इट क्लियर? तो बेसिकली वी डू द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, we do the quantitative analysis
किसमें? इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने का जो काम करते हैं वो हम बेसिकली किस पार्ट में पढ़ते हैं? वो स्टोइकियोमेट्री के तहत पढ़ते हैं। स्टोइकियोमेट्री दो पार्ट में क्लासिफाइड हो सकता है, एक को हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री 1 और एक को कहते हैं स्टोइकियोमेट्री 2। स्टोइकियोमेट्री 1 की जो पढ़ाई है वो हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे और स्टोइकियोमेट्री 2 की जो पढ़ाई है वो हम रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे। क्लियर है? हम लोग एक साथ दोनों स्टोइकियोमेट्री को स्टडी नहीं करेंगे। तो जब कभी भी आपको आपके शीट में या आप जो भी मॉड्यूल या जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं उसमें जब भी आपको स्टोइकियोमेट्री 2 से रिलेटेड सवाल हो, बोलेंगे सर हम कैसे समझेंगे? अगर सवाल में इक्विवेलेंट्स का यूज कर रहा है, अगर सवाल में नॉर्मेलिटी वर्ड यूज हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप उन सवाल को अभी नहीं लगाएंगे। या फिर कोई रिएक्शन दिया हुआ है और वो रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है, हम उस तरह के सवाल को अभी नहीं लगाएंगे। जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे मैं खुद आपको बता दूंगा कि अब आप उन तरह के सवाल को लगा सकते हैं। इज इट क्लियर? तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं स्टोइकियोमेट्री 1 पे बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर पहले समझेंगे कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है और वो हमें क्या जानकारी देने का कोशिश करता है। आई होप आपको कन्वर्जन करना आ गया होगा। तो अब बात करते हैं स्टोइकियोमेट्री के बारे में। तो स्टोइकियोमेट्री के बारे में बात करने से पहले मैं एक सिंपल सा रिएक्शन लिख रहा हूं। लेट्स सपोज AA, ठीक है, मैं यहां पर गैस लिख दे रहा हूं। कोई जरूरी नहीं है कि गैस हो, लेकिन मैं लिख रहा हूं फिलहाल चीजों को समझने के लिए, या इसको मैं एक रिएक्शन के फॉर्म में ही डाल देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे N2 गैस रिएक्ट्स विथ H2 गैस एंड फॉर्म NH3 गैस, एंड फॉर्म NH3 गैस। तो जब मैं इसको बैलेंस करूंगा तो ये हो जाएगा 2, और जब 2 into 3 करेंगे तो हो जाएगा 6 हाइड्रोजन एटम। तो यहां मैं क्या लगा दूंगा? 3। अब आई होप ये बैलेंस हो चुका है रिएक्शन। कोई बात नहीं, अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आता मैं एक छोटा सा लेक्चर बैलेंसिंग पर भी डाल दूंगा, ठीक है, 10-15 मिनट का। आप बैलेंसिंग भी सीख लीजिएगा और मैं उससे रिलेटेड भी DPP दे दूंगा ताकि आप लोग बैलेंसिंग भी कर पाए, बैलेंसिंग का प्रैक्टिस कर ले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेने से पहले। इज इट क्लियर? तो आइए बात करते हैं कि ये जो है इसके आगे कुछ नहीं है, जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे 1 है, जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे क्या है? 1 है। तो ये जो आप नंबर देख रहे हैं 1, ये जो नंबर देख रहे हैं 3, ये जो नंबर देख रहे हैं 2, ये बेसिकली इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम एक वर्ड के थ्रू डिफाइन करते हैं, दैट इज नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्लियर है? अब सवाल है कि किसी भी रिएक्शन में ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें क्या समझाने का कोशिश करता है। तो मैं बता दूं, अगर यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये गैसेस है तो हम लोग ये लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स में पढ़े थे कि ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है ये आपको वॉल्यूम के बारे में बता रहा है। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ N2 रिएक्ट्स विथ, ये प्लस साइन क्या चीज को बता रहा है? ऐसे पढ़ेंगे इसको, रिएक्ट्स विथ 3 वॉल्यूम ऑफ H2 गैस, एंड इस एरो का मतलब फॉर्म्स, या बहुत जन इस फॉर्म्स की जगह वर्ड यूज करता है प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ NH3 गैस। अब वॉल्यूम मैंने क्यों वर्ड यूज किया? अगर आपने ml वर्ड यहां पर यूज किया तो आप यहां पर भी ml करेंगे और यहां पर भी ml करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर वर्ड लीटर यूज करते हैं तो यहां पर भी लीटर करेंगे और यहां पर भी लीटर करेंगे। इस तरीके से आप इसको यूज करते हैं। क्लियर है? एक तरीका तो ये है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमको ये जानकारी दे रहा है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मैं यहां लिख देता हूं, ये है पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन हमको और हम इसको किस तरीके से पढ़ सकते हैं? ये पढ़ने ही आना चाहिए आपको, बेसिकली ये पढ़ने ही आना चाहिए। इस पूरे कहानी का जो मेन मकसद है ये आपको रिएक्शन देख करके समझ में आना चाहिए, कहानी क्या कह रहा है, हर एक रिएक्शन क्या कहता है, इस बारे में हम लोग यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका सेकंड इंफॉर्मेशन जो हमको यहां से मिल सकता है वो क्या मिल सकता है बेटा? सेकंड इंफॉर्मेशन क्या मिल सकता है? आइए देखें। मैं इसको ऐसा भी इंटरप्रेट कर सकता हूं, क्या कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन
रिएक्ट्स विथ कितना कोफिशिएंट 3, तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ NH3। सेकेंड इंफॉर्मेशन जो हमको यहां से मिल रहा है वो हम ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब बेसिकली हम क्या यूज करने वाले हैं, हमको जब भी कोई केमिकल रिएक्शन दिया जाएगा मैं सेकंड इंफॉर्मेशन का ज्यादातर यूज करूंगा। ऐसा नहीं कि किसी केस में मैं वॉल्यूम कर दे रहा हूं, किसी केस में मैं मोल कर दे रहा हूं, मैं एक ही गाड़ी पे सवार होऊंगा और उस पे अच्छे से अंत तक चलूंगा। तो हम लोग बेसिकली जब भी यूज करेंगे किसी भी रिएक्शन में मैं मोल्स में ही चीजों को यूज करूंगा। तो मैं आपको ये सजेशन देता हूं कि आपको चाहे अमाउंट का जानकारी मास के फॉर्म में दिया गया हो, चाहे वॉल्यूम के फॉर्म में दिया गया हो, चाहे नंबर के फॉर्म में दिया गया हो, आप उसे मोल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो फिर कुछ लोगों का यहाँ पर सवाल आता है, सर अगर मोल में ही दिया हुआ होगा तो मोल में दिया होगा तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मोल में ही आपका प्रेजेंट है। तो हम लोग जो यूज करेंगे वो इस इंफॉर्मेशन का यूज हर जगह करेंगे। मेरा यहाँ मेन समझाने का जो मकसद था वो ये है कि आप रिएक्शन देख करके समझ सके क्या हमको क्या बता रहा है। अब बोलेंगे सर इससे हमको क्या मदद मिल सकता है। लेट सपोज मैंने बोल दिया कि यही सेम रिएक्शन है, मान लीजिए N2 है गैस प्लस 3H2 गैस है एंड इट विल फॉर्म 2NH3 गैस। अब यहां पर मैंने बोला इसका X मोल है आपके पास, तो बताओ X मोल ऑफ नाइट्रोजन को कितना हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा, या फिर मैं इसको ऐसा बोल दूं कि हाइड्रोजन का आपके पास X मोल है, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा लगे। X मोल हाइड्रोजन का है तो बताओ नाइट्रोजन का कितना आवश्यकता पड़ेगा और NH3 कितना बनेगा। और ये भी हो सकता है कि आपको अमोनिया बोले कि हमको X मोल अमोनिया चाहिए, हमको X मोल अमोनिया चाहिए, तो बताइए कितना नाइट्रोजन और कितना हाइड्रोजन को हम रिएक्ट कराएं ताकि हमको X मोल अमोनिया मिल जाए। इस तरीके से सवाल किसी का भी आपको किसी एक पर्टिकुलर का आपको कम से कम अमाउंट तो दिया गया होगा। बोलेंगे सर कुछ नहीं दिया तो फिर बस हम ये स्टेटमेंट पढ़ करके छोड़ देंगे, सवाल नहीं बनाएंगे, है कि नहीं। हाँ, तो अब कैसे बनाएंगे, तो यहां पर एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं यूज करता हूं जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में बेसिकली क्या करते हैं, जिसका भी अमाउंट हमको दिया गया होता है या जिसकी जानकारी हमें पता होती है उसे हम पहले 1 बनाते हैं ताकि मैं उसको वापस से जो चाहूं वो बना सकूं। इज इट क्लियर। जैसे कि आप बचपन में पढ़े होंगे कि भैया 100 kg एप्पल्स का रेट लेट सपोज 500 है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इतना सस्ता एप्पल है नहीं, है ना। लेकिन लेट सपोज, मैं सपोज करने बोला हूं तो सपोज कुछ भी कर सकते हो, सपोज ये भी कर सकते हो कि ऐश्वर्या राय आपकी गर्लफ्रेंड है ना। लेकिन यहाँ पर वो रियलिटी में बदल तो नहीं जाएगा, मैं बस आपको समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि 100 kg ऑफ एप्पल्स का कॉस्ट कितना है 500। तो मैं पूछा कि 200 kg ऑफ एप्पल का रेट क्या होगा, तो आप क्या करोगे, पहले इसको 1 बनाओगे, क्योंकि आपको क्या चीज गिवन था, गिवन इंफॉर्मेशन क्या था, वेट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। तो मैं वेट को 1 बनाऊंगा कि रुपीस को, तो मैं यहां पर वेट को पहले 1 बनाऊंगा। तो 1 kg ऑफ एप्पल्स का कॉस्ट क्या हो जाएगा 500 अपॉन 100, ये और ये कट गया, मतलब 1 kg एप्पल का दाम 5 रुपीज है। तो 200 kg एप्पल्स का दाम क्या होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या पढ़ाने लगे, आप केमिस्ट्री से हट करके ये यूनिटरी मेथड क्यों पढ़ा रहे हैं। बेटा पूरे मोल कॉन्सेप्ट में मैं जनरली इसका यूज करता हुआ आपको नजर आऊंगा। 200 kg एप्पल्स का अगर मैं रेट पूछूं तो आप क्या बोल दोगे, तो 5 × 200, आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 1000 रुपीज। इस बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स का मैं मूल कॉन्सेप्ट में यूज करूंगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप 6, 7, 8 क्लास की किताब उठाएं और यूनिटरी मेथड का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, क्लियर। अदरवाइज आप मूल कॉन्सेप्ट में तो बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक। तो जब भी आपको कोई रिएक्शन दिया गया, आपको क्या चीज का अमाउंट दे दिया, हाइड्रोजन का क्या दिया, X मोल। पूछा है कि नाइट्रोजन कितना जरूरत पड़ेगा और इस X मोल के मदद से हम कितना अमोनिया का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं जिसके आगे कुछ नहीं, मैं क्या बोला, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में जिस भी केमिकल स्पीसीज के आगे कुछ नहीं होगा मैं बोलूंगा उसके आगे 1 है। तो मैं इसको क्या इंटरप्रेट कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्स 2 मोल ऑफ अमोनिया, क्लियर। अब आपको यहाँ इक्वल्स टू नजर नहीं आ रहा, आप बोलेंगे सर यहाँ तो इक्वल्स टू था, तो आप इसको ऐसे डिवाइड दे दिए, या इनविजिबल इक्वल्स टू ऐसा आप मान सकते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं, क्लियर। तो अब आपको अमाउंट किसका दिया गया है, आपको अमाउंट हाइड्रोजन का दिया गया, तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको 1 मोल बनाऊंगा। तो मैं क्या बोलूंगा, इसका 1 मोल
ऑफ हाइड्रोजन को, इसका नाइट्रोजन का कितना मोल चाहिए 1/3 मोल, और इसके 1 मोल से अमोनिया क्या कितना बनेगा, तो मैं बोलूंगा 2/3 मोल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। तो फिर सवाल आता है कि सर इसका अगर x मोल हाइड्रोजन दिया गया है, x मोल हाइड्रोजन को कितना नाइट्रोजन की आवश्यकता है ताकि वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए, तो मैं बोलूंगा 1/3 इंटू x मोल नाइट्रोजन की आवश्यकता है। और अमोनिया कितना बनेगा, तो मैं बोलूंगा 2/3 इंटू x मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। क्या आपको ये बात आ रही है क्या समझ में? क्या आपको ये बात आ रही है समझ में? तो मुझे नाइट्रोजन कितना चाहिए x/3 और अमोनिया कितना बनेगा 2x/3 मोल्स अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। तो स्टोइकियोमेट्री में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और किस तरह के रिलेशंस यूज होंगे। अच्छा, यहाँ एक नोट पॉइंट में लिखवा दे रहा हूं, ये जो वॉल्यूम वाला इंफॉर्मेशन है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस। द वॉल्यूम इंफॉर्मेशन we get from stoichiometric coefficient is only applicable for gas। ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल होगा। क्लियर है क्या? ये बात हो गई स्टोइकियोमेट्री की। अब बोलेंगे सर सवाल किस तरीके के पूछे जाते हैं, मैं बता दूं देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस। 6 तरीके के सवाल है जो बेसिकली आपको आपके एग्जाम्स में या आप जो भी मॉड्यूल या किताब बना रहे हैं उसमें देखने को मिलेंगे, चाहे वो एग्जाम जेईई मेन का हो, चाहे वो एग्जाम जेईई एडवांस का हो, चाहे वो एग्जाम नीट का हो, चाहे वो एग्जाम सीयूईटी का हो, चाहे वो एग्जाम बोर्ड का हो। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं केमिस्ट्री यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मतलब जो भी हम पढ़े वो हमें अच्छे से आना चाहिए। अगर वो हमें अच्छे से आएगा तो सवाल किसी भी लेवल का हो आप बना ले जाएंगे। मैं यहाँ पर आपका दिमाग को प्रिपेयर करने के लिए आया हूँ, ऐसा नहीं है कि ये जो पढ़ाया यही सेम सवाल आपके एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अपने दिमाग को धीरे धीरे प्रिपेयर करिए और पीवाईक्यूज बनाइए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े कि आप जो भी सवाल बना रहे हैं उसी तरीके के सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। मैं बोलूंगा जो जेईई के स्टूडेंट हैं वो जेईई के पीवाईक्यूज बनाएंगे, जेईई मेंस के पीवाईक्यू बनाएंगे, नीट वाले नीट के पीवाईक्यूज बनाएंगे। लेकिन मैं नीट वाले को एक और सजेशन दूंगा कि 2019 से लेकर 2025 तक के जेईई मेन के पीवाईक्यूज को भी आप बनाइए ताकि आपका एक माइंडसेट तैयार हो। चाहे पेपर किसी भी प्रकार का हो, आसान हो आप तो भी बनना चाहिए, डिफिकल्ट हो तो भी बनना चाहिए, आपका दिमाग इस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए डियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं केस 1 का बात करते हैं। ऑल्दो मैंने केस 1 के बारे में अभी एक एग्जांपल के थ्रू बात कर ही लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक केस 1 का क्या कहानी है वो हम समझते हैं। बोलता है कि द प्रॉब्लम्स इन विच द अमाउंट ऑफ अ सिंगल रिएक्टेंट इज गिवन। ऐसा सवाल जहां पर कोई एक रिएक्टेंट का अमाउंट आपको दिया गया। अब कोई एक रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ हो या फिर उस रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट हो, ये दोनों बातें सेम है। फॉर एग्जांपल एक तरह का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे CaCO3 ये है सॉलिड, इट डिसोसिएट्स इनटू CaO सॉलिड एंड गिव्स CO2 गैस। ठीक, एक तरह का ये भी हो सकता है। या अभी जो हमने एग्जांपल लिया, कौन सा एग्जांपल लिया भैया, N2 लिया, ये 3H2 रिएक्ट किया और साथ में क्या बनाया, 2NH3 गैस। मैं मोल वाले कॉन्सेप्ट को क्यों प्रेफर करता समझिएगा। मैं मोल वाले कॉन्सेप्ट को, मान लीजिए वॉल्यूम भी हमसे पूछ रहा है कि कितना वॉल्यूम उसका प्रोड्यूस हुआ, मुझे मोल पता है तो मैं वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लूंगा। लेकिन मैं दो कॉन्सेप्ट का बोझ क्यों उठा के साथ में चलूं, एक ही कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और अच्छा से अप्लाई करेंगे, हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ये हमारा मेन मकसद होना चाहिए। तो अब मान लीजिए मैंने आपको बोला कि इसका 200 ग्राम ऑफ CaCO3 है, तो बताइए व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा सवाल आ गया। अब ये केस 1 का प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि यहाँ एक सिंगल रिएक्टेंट है और इसका अमाउंट आपको गिवन है। ठीक, यहाँ एक से अधिक रिएक्टेंट है, नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी है, लेकिन अमाउंट आपको किसी एक का दिया हुआ गया। जैसे मैंने इसका दे दिया है 2 मोल्स, क्लियर, और मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द मोल ऑफ NH3। ये 2 प्रकार के सवाल हो गए, ये 2 डिफरेंट टाइप के सवाल दिख रहे हैं, लेकिन ये किसके अंडर आएंगे, केस 1 प्रॉब्लम के अंडर आएंगे, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो मैंने क्या बोला, चाहे अमाउंट किसी में भी दिया गया हो आप उसको मोल में कन्वर्ट कर लो। तो मैं इसको मोल में कैसे कन्वर्ट करूंगा, गिवन वेट आपका किस में है, तो आप क्या निकालोगे, मोल्स ऑफ CaCO3।
मोल्स ऑफ CaCO3, मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं, मोल्स ऑफ CaCO3 नीचे लिख देता हूं, मोल्स ऑफ CaCO3 कैसे निकालोगे, गिवन वेट इन ग्राम्स 200 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, आप इन सबको करोगे ऐड 40 प्लस 12 इंटू 16 इंटू 3, आंसर आएगा 100 ग्राम, ये कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ गया 2 मोल। क्लियर। अब मैं रिएक्शन में आऊंगा, रिएक्शन देख करके क्या पता चल रहा है, रिएक्शन देख करके क्या पता चल रहा है आपको, रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या, पहले आप बैलेंस्ड रिएक्शन देखो, Ca 1 है, ऑक्सीजन 3 है, कार्बन 1 है, ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है रिएक्शन। बैलेंस्ड नहीं होगा तो पहला स्टेप क्या करेंगे, स्टेप 1 हमेशा क्या करेंगे, बैलेंसिंग, याद रखिएगा स्टेप 1 हमेशा क्या करेंगे, स्टेप 1, इसको मैं नीचे कर दूं थोड़ा, ठीक। स्टेप 1 हमेशा क्या करेंगे, चाहे सवाल कैसा भी हो स्टोइकियोमेट्री का, स्टेप 1 फर्स्ट बैलेंस द रिएक्शन, पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट बैलेंस द रिएक्शन देन थिंक, पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट बैलेंस द रिएक्शन, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो मैं क्या बोलूंगा, इसका 1 मोल से इसका कितना मोल बनेगा, इसका 1 मोल बनेगा, और इसका कितना बनेगा 1 मोल, तो भैया इसके 2 मोल से इसका कितना बनेगा, इसके 2 मोल से इसका कितना बनेगा, इसका 2 मोल बनेगा, और इसका भी 2 मोल बनेगा। अब आंसर तो आपने मोल्स में फाइंड आउट किया, लेकिन आपसे सवाल क्या पूछ रहा, वॉल्यूम, क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, ना टेम्परेचर के बारे में ना प्रेशर के बारे में, तो मैं क्या मान के चलूंगा, मैं एसटीपी मान करके चलूंगा, मैं एसटीपी मान के चलूंगा, तो मुझे पता है कि 1 मोल बराबर 22.7 लीटर्स एट एसटीपी, तो 2 मोल बराबर 22.7 इंटू 2 लीटर्स ऑफ एसटीपी, आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 45.4 लीटर्स, आंसर विल बी 45.4 लीटर, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का ये प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरीके के सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं यहां पर मैं क्या बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन इसका 1 मोल इसका 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका 2 मोल बना रहा है। हो सकता था ये आपको मोल में ना दिया होता, वॉल्यूम दिया होता, तो आप वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में तो पूरा काम यही किया। तो मुझे इसका अमाउंट दिया हुआ है, जिसका अमाउंट दिया मैं उसको 1 बनाऊंगा, बोलेंगे सर इसको 1 क्यों नहीं बनाया, ये ऑलरेडी 1 था तो बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर अगर मैं इसको 1 बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 मोल, ये कितना बनाएगा 2/3 मोल, और ये कितना हो जाएगा 1/3 मोल। अब मैं आपको एग्जाम में टाइम बचाने के लिए बोल दूं, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे इससे कोई मतलब नहीं है, अगर इससे कोई मतलब होता मैं उसका भी अमाउंट फाइंड आउट करता। तो यहां पर आपका ये 1 मोल हो गया, तो इसके 1 मोल से 2/3 मोल अमोनिया बन रहा है, तो इसके 2 मोल से इसका कितना बनेगा, इसके 2 मोल से इसका कितना बनेगा 2/3 इंटू 2 मोल्स, आंसर क्या आ जाएगा 4/3 मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म, 4/3 मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म्ड। इज इट क्लियर। इस तरीके के सवाल केस 1 के अंतर्गत आते हैं। आइए कुछ सवाल देखें, सबसे पहला सवाल आपके सामने में, आप थोड़ा सा पॉज करिएगा, क्वेश्चन को बनाइएगा खुद से। देखिए आप जब तक अपना दिमाग को डेवलप नहीं करेंगे ना, मैं पढ़ा दूं चाहे दुनिया का कोई भी बढ़िया से बढ़िया टीचर पढ़ा दे आपको, बहुत बेहतरीन टीचर्स हमारे इंडिया में मौजूद हैं, कोई भी आपको पढ़ा दे, कुछ नहीं होने वाला। You have to understand how to solve the question and you can understand this by giving your own effort। जब तक आप अपना एफर्ट नहीं डालोगे तब तक आप सवाल को नहीं बनाना सीख सकते। आप अपना एफर्ट डालो, थोड़ा सा जूझो, जब तक सवाल के साथ जूझोगे नहीं ना तब तक फिर मजा नहीं आएगा, ना आपको सीखने में मजा आएगा ना मुझे सिखाने में मजा आएगा। अगर आपको बढ़िया लगे लेक्चर ना कमेंट में जरूर लिखिएगा, प्लीज कमेंट में लिखिएगा आपको मजा आया कि नहीं आया। अगर आया ना लिटरली, अगर दिल से अच्छा लगा ना बेटा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना। आपका ये एक सब्सक्रिप्शन जो है, आप जो मुझे एक बार सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, दोस्तों के बीच में शेयर कर रहे हो, ये हमें मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और मेहनत करूं और जबरदस्त कॉन्सेप्ट कंटेंट लेकर के आपके लिए आऊं और रेगुलर बेसिस पर लेकर के आऊं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैं ये कंटेंट्स लेकर के आ रहा हूं। तो कृपया कर आप भी मुझे उतना ही प्यार दे, जितना लाइक्स बढ़ेगा वीडियो पे, जितना सब्सक्राइब आप करेंगे, मैं गारंटी देता हूं मैं उतना ज्यादा आपके लिए मेहनत करूंगा। आइए बात करते हैं जो यहां पर सवाल है। सवाल जो है देखते हैं क्या है। बोलता हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl इज
इज नीडेड, आपसे HCl का क्या पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है, ठीक, मुझसे कुछ भी पूछे मैं मोल्स पे काम करूंगा, इज नीडेड फॉर द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 69.6 ग्राम ऑफ MnO2। जो सबसे पहला काम मैंने आपको बोला है कि बैलेंसिंग करना, पहले रिएक्शन देख चेक कर लीजिएगा क्या ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बैलेंस्ड नहीं है तो वी विल बैलेंस द रिएक्शन फर्स्ट। देखिए यहाँ पर क्लोरीन आपका 4 नजर आ रहा है, क्लोरीन यहाँ पर एक ही है तो मैं यहाँ पर 4 लगा दूंगा और हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दूंगा। अब क्या ये बैलेंस्ड है, यस, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 है, क्लोरीन 4 है, Mn 1 है, बैलेंस्ड। अब ये बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया। अब मैं बात करता हूं आपको क्या है, किसी एक रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ है तो एक से अधिक रिएक्टेंट, लेकिन अमाउंट आपको किसका पता है कि एक ही रिएक्टेंट का, मतलब ये कौन सा केस है, केस 1 है। अब आपको यहां पर क्या करना है, साइड में MnO2 का मोल्स निकाल लीजिए, साइड में जाकर के मोल्स निकाल लीजिए, MnO2 का मोल्स निकाल लीजिए, 69.6 इसका गिवन वेट हो गया। अब आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे, अब आपको यहाँ पर Mn का मान लो एटॉमिक वेट ही नहीं पता तो सवाल नहीं बनेगा। मैंने बोला 1 से लेकर 30 और जो कुछ एलिमेंट्स मैंने आपको बताया शॉर्ट्स में उसको आप जरूर याद कर लीजिए, वो याद होने चाहिए बेटा, याद होगा तभी आप सवाल को बना पाएंगे, अदरवाइज आपको कंसेप्ट आने से कुछ नहीं होने वाला एकदम एंड तक। मतलब किसी को कैलकुलेशन नहीं आता, बोलते कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, क्या फायदा, -1 आ जाएगा, है कि नहीं। MnO2 मैं ज्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का इसलिए ले रहा हूं, इसके पीछे रीजन है क्योंकि आजकल जेईई मेंस हो चाहे एडवांस हो वो सारे न्यूमेरिकल टाइप्स में ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। तो बोलेंगे सर नीट वालों का क्या, तो भैया जो न्यूमेरिकल टाइप का सॉल्व कर ले रहा है ऑब्वियसली वो MCQ तो आसानी से सॉल्व कर लेगा। इज इट क्लियर। तो ये हो गया, Mn का एटॉमिक वेट 55 होता है प्लस 32, आंसर क्या हो जाएगा 87। जब आप इसको डिवाइड दोगे वो भी किस में, ग्राम में लिखोगे, ठीक, तो मेरा जो आंसर आएगा मोल्स का वो कितना आएगा 0.8 मोल्स, मेरा यहाँ से मोल्स निकल करके आ गया। अब सवाल को सॉल्व करना, आइए सवाल को सॉल्व करें। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या नजर आ रहा है, इसका 4 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, इसका 1 मोल फॉर्म कर रहा है, इसका 2 मोल फॉर्म कर रहा है और इसका 1 मोल फॉर्म कर रहा है। हो सकता था आपसे पूछ लेता व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, आप अमाउंट निकाल लो ना मोल में, फिर जिसमें पूछा है उसमें उसका जवाब दे दो आपसे। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द वेट ऑफ HCl, तो 1 मोल से के साथ इसका 4 मोल की आवश्यकता है, तो 0.8 मोल्स के लिए तो 0.8 इंटू 4 मोल HCl की आवश्यकता होगी, मतलब 3.2 मोल HCl हमको यहाँ पर रिक्वायर्ड है, यहाँ पर 3.2 मोल्स ऑफ HCl हमको रिक्वायर्ड है। तो व्हाट इज द वेट, तो मोल्स ऑफ HCl हमको पता है 3.2 मोल्स, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, वेट ऑफ HCl इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl इन ग्राम बराबर 3.2 मोल्स। तो वेट ऑफ HCl हमको निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट HCl का कितना आ जाएगा 35.5 प्लस 1 तो हो जाएगा 36.5 ग्राम इंटू 3.2 मोल्स, ठीक है 36.5। अब इसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा 3.2 इंटू 36.5, आंसर अप्रोक्सीमेटली 116.5 ग्राम के आसपास आ जाएगा, आंसर अप्रोक्सीमेटली 116.5 ग्राम के आसपास आ जाएगा, मतलब वेट ऑफ HCl कितना हो जाएगा 116.5 ग्राम। मैं बोलूंगा जब भी आप न्यूमेरिकल टाइप का सवाल को सॉल्व करिए, जब भी आप न्यूमेरिकल 1.658 होगा, सॉरी 1.68, ठीक है, जब भी आप न्यूमेरिकल टाइप का सवाल को सॉल्व करिए एक बात ध्यान रखिए, कैलकुलेशन पूरा एंड तक आप करिए, क्योंकि जितना ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतना ज्यादा आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है वो बूस्ट अप हो जाएगा। इज इट क्लियर। आइए दूसरा सवाल देखें, देखने में बहुत डरावना सा सवाल लग रहा है लेकिन है नहीं डरावना, कोई भी सवाल डरावना नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है, आपको बेसिक्स क्लियर बना दोगे सवाल को। आइए देखते, बोलता फ्लोरीन रिएक्ट्स विद यूरेनियम टू प्रोड्यूस यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। आपके पास एक रिएक्शन है, क्या ये बैलेंस्ड है, एक यूरेनियम 6 फ्लोरीन बैलेंस्ड है। बोला यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। हाउ मेनी फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स, आपको क्या फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स, मतलब F2 का मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना, आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3.52 मिलीग्राम्स ऑफ यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। आपको क्या दे दिया है, वेट ऑफ UF6 दे दिया है, कितना दे दिया है 3.52 मिलीग्राम्स। आपको पता है मोल्स अगर निकालने हैं तो इसको किस में बदलना होगा, ग्राम्स में, तो यहाँ अगेन वो कन्वर्जन आ गया, जिसको कन्वर्जन नहीं आता फिर वो यहाँ पर फंसेगा बेटा, तो यहाँ से मोल्स ऑफ UF6 क्या निकल जाएगा 3.52 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन
अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ UF6। अब सवाल में देखो बोलता क्या है, UF6 फॉर्म्स एन एक्सेस ऑफ यूरेनियम। U आपका एक्सेस में, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा है, ठीक। तो बोलता क्या है, द मोलर मास ऑफ UF6 इज 352 ग्राम पर मोल, 352 ग्राम पर मोल। तो यहां से मोल्स क्या निकल के आ जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो गया, इसको नीचे ले आओ, ये 100 हो गया, ये और ये कट गया, आंसर क्या आ गया 10 टू द पावर -5 मोल, 10 टू द पावर -5 मोल्स। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब रिएक्शन की बात करेंगे, तो रिएक्शन आपका क्या, U+3F2 विल फॉर्म UF6। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका 10 टू द पावर -5 मोल, इसका कितना मोल के साथ रिएक्ट करेगा, 3 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल। मतलब मोल्स ऑफ फ्लोरीन आपका कितना आ गया बेटा, 3 इंटू 10 टू द पावर -5। तो अगर आपसे मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोरीन पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, 3 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। जब आप इसको सॉल्व करेंगे योर आंसर विल बी 1.8, ठीक है, 1.806 इंटू 10 टू द पावर 19 मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको ये आता होगा, 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर -5 आता होगा, बेस सेम है, ऐड हो जाएगा, इतना कैलकुलेशन आई एक्सपेक्ट कि आपको आता होगा। 23 - 5 आ रहा बात समझ, 10 टू द पावर, समझ रहे हो, क्लियर है क्या? तो इस तरीका से इसको सॉल्व करेंगे, इस तरीका से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करना, आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगेन एक क्वेश्चन है, यहां पर अगेन एक क्वेश्चन है, फिर मैं बोलूंगा, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। बोलता 196 ग्राम ऑफ H2SO4 व्हेन रिएक्ट्स विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ NaCl। अब सफिशिएंट बोल दिया, लेकिन अमाउंट के बारे में जानकारी तो सिर्फ एक ही का है मेरे पास। मैं क्या करूंगा, अगेन पहला काम क्या करूंगा, रिएक्शन को बैलेंस करूंगा। पहला काम क्या करूंगा बेटा, रिएक्शन को बैलेंस करूंगा। यहां 2 लगा दूंगा, यहां 2 लगा दूंगा, यहां पर आपका क्लोरीन होगा, यहां पर आपका क्लोरीन होगा, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर आपका क्लोरीन होगा, बैलेंस कर दूंगा, क्या हो जाएगा 2। हो गया क्या बैलेंस? यस, हो गया बैलेंस। अब आपसे क्या पूछा, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ Na2SO4 फॉर्म्ड। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसका 1 मोल से इसका 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, और इसका 1 मोल बना रहा है, और इसका 2 मोल बना रहा है। कैसे पता चला? थ्रू बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्लियर है क्या? आपको यहां पर क्या दिया हुआ, वेट ऑफ H2SO4 दिया हुआ है, तो मोल्स ऑफ H2SO4 क्या निकाल लोगे, बताना। वेट ऑफ H2SO4, वेट ऑफ H2SO4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4। तो वेट ऑफ H2SO4 कितना है बेटा, 196 ग्राम, 196 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 कैसे निकालोगे, 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा 98 ग्राम। ये ग्राम और ये ग्राम कैंसिल, आंसर क्या आ गया 2 मोल्स। तो 1 मोल से इसका 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके 2 मोल से इसका 2 मोल Na2SO4 प्रोड्यूस होगा, इसके 2 मोल से इसका 2 मोल Na2SO4 प्रोड्यूस होगा। इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। तो अब मुझको क्या निकालना है, अमाउंट। तो मैं अब अमाउंट किस में निकालूं, आपने जो निकाला 2 मोल, ये भी एक प्रकार का अमाउंट है। लेकिन अगर सवाल में कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप ये देखना कि सवाल में अमाउंट किस फॉर्म में दिया हुआ है। तो सवाल में अमाउंट आपको वेट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप आंसर भी किस फॉर्म में निकालोगे, वेट के फॉर्म में निकालोगे। तो आपका जो आंसर आएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2SO4 बराबर क्या लिख दोगे, मोल्स ऑफ Na2SO4, मोल्स ऑफ Na2SO4। तो वेट ऑफ Na2SO4 कितना है मुझे नहीं पता, यही फाइंड आउट करना। मोल्स ऑफ Na2SO4 कैसे निकालोगे, तो 23 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 64,
तो ये जगह 46 प्लस 32 प्लस 64, आंसर विल बी 142 ग्राम्स। तो वेट अपॉन 142 ग्राम्स बराबर मोल्स ऑफ Na2SO4 कितना निकाला हमने? 2। तो वेट ऑफ Na2SO4 क्या आ जाएगा? 2 इंटू 142 ग्राम्स, आंसर विल बी 284 ग्राम्स। आंसर क्या आएगा? 284 ग्राम्स। ये जो भी बातें हमने की है वो केस 1 की है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एलआर देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर्स देखेंगे और यील्ड परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। तो इस तरह के सेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे। धन्यवाद।